राजस्थान के जयपुर की चौमू में एक बार फिर से पत्थरबाज गैंग ने अपनी नफरती मंसूबों को अंजाम दिया है। मस्जिद के बाहर पत्थर हटाने को लेकर पत्थरबाजों ने पुलिस को ही अपने पत्थरों का पूरा निशाना बनाया। इसी के साथ साथ वो भी तब जब पत्थर हटाने को लेकर सहमति बन चुकी थी, लेकिन जब आधी रात पुलिस प्रशासन के साथ यहां पहुंची तो पथराव हो गया। जयपुर के चौमू में जिस वक्त लोग अपने घरों में सो रहे थे, उस वक्त पत्थर गैंग ने अपने नापाक मंसूबों को अंजाम दिया। बस स्टैंड के पास मस्जिद के बाहर पड़े पत्थर जब पुलिस हटा रही थी, उसी दौरान पहले से ताक लगाए बैठे इन नफरती तत्वों ने पत्थर बरसाना शुरू कर दिया। वीडियो में देखिए कैसे सड़कों पर कट्टरपंथी बेखौफ पत्थर बरसा रहे हैं, मजहबी नारे लगा रहे हैं। कईयों ने अपने चेहरे को नकाब से ढक रखा है ताकि पहचान न हो सके। अचानक हुए इस पथराव के बाद पुलिस की टीम और बुलडोजर को पीछे हटाना पड़ा। हालांकि पुलिस ने कुछ ही आंसू गैस के गोले और लाठीचार्ज कर पत्थर गैंग पर एक्शन लेना शुरू कर दिया। वहीं जयपुर की चौमू की सड़कों पर आधी रात हुए बवाल के सबूत सड़कों पर साफ नजर आ रहा है। जगह जगह पर पड़े ईंट पत्थर इस बात की गवाही दे रहे हैं कि इस गैंग की प्लानिंग पहले से थी और उसी प्लानिंग के तहत पत्थरबाजी को अंजाम दिया गया। चौमू की कलंदरी मस्जिद के सामने सड़कों पर पड़े ये वही पत्थर हैं जो देर रात पुलिस पर बरसाए गए, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हुए। ये पत्थर यहाँ पर फेंके गए, पुलिसकर्मियों को लगी चोटें, तमाम पुलिसकर्मियों को आई हैं और तमाम जो मार्केट्स है वो यहाँ पर आप देख रहे हैं चारों तरफ दुकानें बंद की गई। मस्जिद के बाहर अतिक्रमण कर लोहे के एंगल गाड़ दिए गए। इन्हीं को हटाने पुलिस पहुंची, जो पूरी सहमति के साथ हो रहा था। लेकिन ये पत्थर गैंग को नागवार गुजरा, लेकिन अब वो पत्थर गैंग अपने बिलों में छिप गया। पथराव हुआ था पुलिस वालों में और मॉमडन्स में। 5-6 लोग हैं यहाँ पर जो पुलिसकर्मी घायल हैं। ये पत्थर लगाए थे पुलिस वाले को पड़ी था और उन्हीं को सबक सिखाने के लिए इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। 24 घंटे के लिए इंटरनेट बंद है और एक बार फिर मस्जिद के बाहर से पत्थर हटाने का काम किया जा रहा है। तो वहीं जयपुर के चौमू में पत्थरबाज गैंग अब बिलों में छिप गए। उन्हें इस बात का डर है कि कहीं उनका यूपी के छांगुर और तौकीर जैसा कोई इलाज नहीं हो जाए। लेकिन पुलिस ने भी अब कसम खा ली है कि इन फसादियों को पाताल से भी खोज लाएंगे। ऑपरेशन पत्थरबाज गैंग के तहत अभी तक 80 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। रात के अंधेरे में निकलने वाले ये गैंग दिन के उजाले में छिपे रहते हैं, लेकिन पुलिस टीम ने पथराव के कुछ ही घंटों बाद ऑपरेशन पत्थरबाज गैंग शुरू कर दिया। पुलिस की तमाम जो स्पेशल टीमें हैं वो यहाँ पर तैयार हो रही हैं। अब ये तमाम टीमें उन इलाकों में जाएंगी जिस इलाकों से पत्थर बरसे थे। स्पेशल फोर्सेस तैयार कर उसी इलाके में पहुंची। हजारों की संख्या में पत्थरबाजों की सर्चिंग शुरू की गई। टीमें यहाँ पर पहुंच चुकी हैं और पुलिस की टीमें ये देख रही हैं कि क्या तलाशी यहाँ पर ली जा रही है। यहाँ पर जो शीशे कुछ टुकड़े भी पड़े हैं। घरों से लेकर गली कूचों से उत्पादी गैंग के मेंबर्स को खोज निकाला। जो जिस हालात में मिला उसे वहीं से हिरासत में लिया गया। तस्वीरों में देखते जाइए और गिनते जाइए पत्थरबाजों को। जब पकड़ाए तो खुद को बेगुनाह बताने लगे। पत्थर क्यों चला रहे थे? की बात कर रहा हूँ, मतलब मेरे ईमान से कह रहा हूँ, पत्थरबाजी नहीं करी। मतलब अभी हिरासत में लिए गए हैं, पूछताछ में सच उगलेंगे और फिर इनको ऑर्डर देने वाले का नंबर भी आएगा। तो वहीं पत्थरबाजी का नया चैप्टर जयपुर के चौमू में लिखा गया, लेकिन इन सब की मोडस ऑपरेंडी एक जैसी है। यानी कि कुछ दिन पहले जैसे सीहोर के अलीपुर में हुआ, वैसा ही जयपुर के चौमू में हुआ। सीहोर के अलीपुर में रात में पत्थरबाजी हुई, ठीक वैसा ही चौमू में भी रात के अंधेरे में हुआ। वहीं दोनों जगह पर पत्थरबाजों ने जमकर मजहबी नारे लगाए। पत्थर के लिए यहाँ पर आप देखिए जो लगातार पत्थरबाजी की जा रही थी। पत्थर कहां से आया बड़ा सवाल है। पत्थरबाजों के चेहरे नकाब से यहाँ ढके हुए रहते हैं। पथराव के बाद ये अपने अपने बिलों में जाकर छिप जाते हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बांग्लादेश की, जहां पर कट्टरपंथी हिंदुओं को लगातार निशाना बना रहे हैं। लेकिन भारत में भी कुछ नफरती तत्व हैं जो भड़काने का काम लगातार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बागपत से ऐसा ही एक वीडियो सामने आया है जिसमें भड़कते हुए यहां दीपू दास जैसा हाल करने की धमकी दी जा रही है। लेकिन शायद वो भूल गया है कि ये उत्तर प्रदेश है जो कानून का उल्लंघन और भड़काने वालों का हिसाब करना जानती है। लेकिन बागपत के इस शख्स ने ये दोनों ही काम किए हैं। रेहान नाम के शख्स ने दीपू की हत्या को जायज ठहराते हुए भारत में दीपू जैसा हाल करने का नारा बुलंद किया है। जैसे ही पुलिस के हाथ वीडियो लगा, रेहान पर एक्शन शुरू हो गया और कुछ ही देर में आरोपी सलाखों के पीछे पहुंच गया। इससे पहले बदायूं और लखीमपुर खीरी में बांग्लादेश जैसी कट्टरता फैलाने की बात कही थी, लेकिन पुलिस ने उनका इलाज कर दिया। बांग्लादेश में तारिक रहमान के आने के बाद कत्लेआम और भी ज्यादा बढ़ गया है। दीपू दास की हत्या के 7 दिन के अंदर ही एक और हिंदू युवक की यहां हत्या कर दी गई। चोरी के आरोपों में भीड़ ने हिंदू युवक अमृत मंडल को पीट पीट के मार डाला। अमृत यहां रहम की भीख मांगता रहा, लेकिन उसकी एक न सुनी गई और भीड़ ने उसे तब तक मारा जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। दरअसल 24 दिसंबर की रात अमृत अपने साथियों के साथ गांव के ही रहने वाले शाहिदुल के घर पैसे लेने गए थे।
लेकिन घर वालों ने चोर चोर चिल्लाकर शोर मचाया तो स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और अमृत की पिटाई कर दी। उसके दूसरे साथी भागने में सफल रहे, जबकि सलीम हथियारों के साथ पकड़ा गया और उसकी पीट पीट कर हत्या कर दी गई। वहीं इस हादसे पर बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अंतरिम सरकार पर आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार देश में गैर मुसलमानों के खिलाफ भयंकर अत्याचार कर रही है। बांग्लादेश में कट्टरता बढ़ती जा रही है। 18 दिसंबर को दीपू दास की पीट पीट कर हत्या कर दी गई और अब 24 दिसंबर को अमृत मंडल की हत्या। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ कत्लेआम कब खत्म होगा, ये एक बड़ा सवाल है। खबर कनाडा से, जहां पर राजधानी टोरंटो में एक हफ्ते के अंदर ही 2 भारतीय नागरिकों की हत्या के बाद हड़कंप मच गया। देखिए, पहली हत्या 30 साल की भारतीय महिला हिमांशी खुराना की हुई, जबकि दूसरी हत्या 20 साल के मेडिकल स्टूडेंट की हुई है। क्योंकि ये दोनों घटनाएं टोरंटो में हुई, इसीलिए आशंका जाहिर की जा रही है कि इन दोनों हत्याओं के पीछे कोई लिंक तो नहीं। दरअसल यहाँ 23 दिसंबर को 20 साल के भारतीय स्टूडेंट शिवांक अवस्थी को यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में लाइफ साइंसेज में PhD वो कर रहे थे, जिनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। जब तक पुलिस मौके पर पहुंचती, हमलावर यहाँ से भाग गया था। ऐसी एक घटना 19 दिसंबर को हुई, जहां 30 साल की हिमांशी खुराना की टोरंटो में हत्या कर दी गई। भले ही पुलिस इन दोनों हत्याओं को अलग अलग तरीके से देख रही हो, लेकिन एक हफ्ते में 2 भारतीयों की हत्या से शक गहरा रहा है। लेकिन टोरंटो पुलिस ने साफ कर दिया है कि दोनों मामलों के बीच कोई संबंध नहीं है और ये अलग अलग घटनाएं हैं। वहीं भारतीय छात्रों और समुदाय में विदेश में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। हालांकि कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया ने बयान जारी कर इस हमले की निंदा की और इस पूरे मामले में नजर बनाए हुए हैं। और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस की, जहां अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है। अब टारगेट पर साइबर गैंग है, जो कि प्रदेश में लगातार लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। उसके खिलाफ पुलिस ने पीतल वाला ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है। मथुरा का ये 25,000 का इनामी कैफ है, जिसने कई साइबर ठगी को अंजाम दिया, लेकिन अब पैरों पर चलने लायक नहीं है। आरोपी को चलने के लिए पुलिस के कंधों का सहारा लेना पड़ रहा है। आरोपी इतना शातिर था कि देवसेरस के जंगलों में छिपकर फर्जी सिम के जरिए देश के कई राज्यों के लोगों को निशाना बनाता था। आरोपी नकली अधिकारी और परिचित बनकर वारदात को अंजाम देता था, लेकिन अब योगी फोर्स ने इसका पीतल वाला इलाज कर दिया है। उसी घेरा गोटाबंदी की गई तो उसने तुरंत पुलिस पार्टी को देखकर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी आत्मरक्षा फायरिंग की, जिसे क्रम में उसके पैर में गोली लगी। योगी फोर्स का ये एक्शन लगातार जारी है। पिछले एक हफ्ते में पुलिस ने मुजफ्फरनगर, चित्रकूट, सोनभद्र, बुलंदशहर और इटावा में साइबर ठगों पर एक्शन लिया है और यूपी में जारी ये ऑपरेशन अब रुकने वाला नहीं है। वहीं यूपी में पुलिस और प्रशासन घुसपैठ पर 0 टॉलरेंस की नीति के तहत काम कर रहा है। फिर चाहे दिन हो या फिर रात, पुलिस लगातार तलाशी अभियान चला रही है और ऐसे ही एक ड्राइव यूपी के सहारनपुर में चलाई गई, जहां पर पुलिस ने लोगों के कागज चेक किए। एक भी अवैध बांग्लादेशी नहीं बचेगा, एक भी रोहिंग्या नहीं बचेगा, क्योंकि पुलिस सतर्क है और संदेश एकदम सख्त। अगर यहाँ के नागरिक नहीं हो या फिर अवैध तरीके से रह रहे हो तो यूपी छोड़ना होगा। यहाँ पर इस इलाके में जो संदिग्ध लोग रह रहे हैं, उनके तलाश में जो योगी सरकार की छापेमारी की नीति है और संदिग्ध लोगों को पकड़ने की। पुलिस ने अपने इस अभियान के दौरान उन जगहों की तलाशी ली जहाँ झुग्गी झोपड़ियाँ हैं या फिर खाली प्लॉट जहाँ पर कुछ लोगों ने अस्थायी झोपड़ियाँ बना ली है। पुलिस ने इस दौरान खलासी लाइन इलाके में मौजूद हर शख्स की तलाशी ली। यहाँ रहने वाले लोगों के आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड चेक किए गए और जो कोई कागजात नहीं दिखा पाया, उनके बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा की गई। उत्तराखंड में लैंड जिहाद को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा बयान दिया है। विंटर कार्निवल के लिए नैनीताल पहुंचे सीएम धामी ने कहा कि देवभूमि में किसी भी तरह की भूमि पर अवैध कब्जे की साजिश बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रदेश की सरकार का कहना है कि ये सिर्फ एक सुरक्षा के लिए उठाया गया कदम नहीं है, बल्कि देवभूमि की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान को सुरक्षित रखने का भी प्रयास है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ लोग प्लान लैंड जिहाद के जरिए हमारी जमीनों पर कब्जा करने की साजिश कर रहे हैं। हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ 2-3 दशक पहले एक विशेष समुदाय का कोई अस्तित्व नहीं होता था, आज बड़ी संख्या में उन क्षेत्रों में डेमोग्राफी का बदलाव का खतरा पैदा हो गया है। तो वहीं अधिकारियों ने बताया कि अब तक लगभग 1000 एकड़ भूमि को कब्जा मुक्त कराया गया और आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। सीएम धामी की सख्त चेतावनी के बाद राज्य में भूमि सुरक्षा को लेकर कड़ी निगरानी और कार्रवाई बढ़ाने की तैयारी है। तो इस साल में आपको बता दें, लगातार अपराध की दुनिया में एक बड़ा नाम बन चुके गैंगस्टर फिरोज खान के खिलाफ योगी फोर्स ने तगड़ा प्रहार कर दिया है। उसके 30 करोड़ रुपए की संपत्ति को कुर्क कर दिया गया है। फिरोज खान ने हत्या, दुष्कर्म और रंगदारी जैसी घटनाओं को अंजाम देकर पूरे इलाके में दहशत फैला रखी थी।
पुलिस और प्रशासन की टीम ढोल नगाड़ों के साथ गैंगस्टर फिरोज खान के यहाँ पहुंची। योगी फोर्स ने फिरोज खान पर बड़ा प्रहार किया ताकि उसकी 14 संपत्तियों को अटैच किया जा सके। इसकी कीमत 30 करोड़ के करीब है। गैंगस्टर फिरोज की संपत्ति पर पुलिस ने पोस्टर नहीं बल्कि कुर्की के बड़े बड़े बोर्ड भी लगाए, उसकी बर्बादी की अनाउंसमेंट की। ये देखिए काले कारनामे करके फिरोज खान ने कितना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर रखा था। सिर्फ ये घर ही नहीं, कुल 14 संपत्तियों को चिन्हित करके कुर्क करने की कार्रवाई की गई, जिनमें बैंक्वेट हॉल और स्विमिंग पूल समेत कृषि भूमि शामिल है। फिरोज खान अपने गैंग का लीडर है, उसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। जो माफियाज हैं, क्रिमिनल्स, उन पे किसी कीमत हम लोग बख्शेंगे नहीं। वो कहीं भी छुपे रहें, कोई मतलब नहीं उनको बख्शने का। अपराधियों को अब तो समझना चाहिए कि आप कितने भी सालों से जुर्म के बादशाह क्यों ना हो, लेकिन यूपी में अपराध किया तो योगी फोर्स पक्का इलाज कर देगी। उन्नाव बलात्कार मामले में दोषी करार दिए गए कुलदीप सेंगर को सशर्त जमानत मिलने के बाद विरोध और भी ज्यादा बढ़ गया। इससे नाराज दिल्ली महिला कांग्रेस समेत कई महिला संगठनों ने जमकर प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। ये विरोध और हंगामा 2017 के उन्नाव बलात्कार मामले में दोषी कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ है, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने उम्र कैद की सजा को निलंबित सशर्त जमानत दे दी है, जिसके बाद दिल्ली महिला कांग्रेस और दूसरे महिला संगठनों ने मिलकर प्रदर्शन किया है। इसी कोर्ट से हुआ, इसी माननीय कोर्ट से हुआ, राइट? तो हम यहीं तो आएंगे, जहां पर गलत हुआ है वहीं से तो न्याय लेंगे। तो वहीं प्रदर्शन बढ़ता देखकर दिल्ली हाई कोर्ट के बाहर अर्धसैनिक बलों को तैनात कर दिया गया है और प्रदर्शनकारियों को वहां से जाने के लिए कहा गया है। तुरंत यहाँ से प्रोटेस्ट को खत्म कीजिए, वरना 5 मिनट के बाद आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अरावली पर कांग्रेस ने मोदी सरकार के खिलाफ यहां मोर्चा खोल दिया है। सदियों पुरानी पर्वत श्रृंखला के संरक्षण को लेकर केंद्र की स्पष्ट और निर्णायक रुख के बाद भी कांग्रेस का मोदी सरकार के खिलाफ अभियान जारी है। यही कारण है कि आज कांग्रेस के नेता सचिन पायलट के नेतृत्व में अरावली बचाओ यात्रा निकाली गई है। सरकार के खिलाफ इस अभियान में भारी संख्या में लोग मौजूद रहे, तो वहीं इस दौरान सचिन पायलट ने सरकार पर अवैध अतिक्रमण पर भी हमला बोला। सैकड़ों जगह अरावली के पर्वतों में अवैध खनन चल रहा है। बच्चा बच्चा जानता है। आप कोर्ट में क्या हलफनामा देते हो अलग बात है, आप धरातल पर जाकर देखो। आपको बता दें कि अरावली पर सरकार का फैसला लेते हुए किसी भी नए खनन पर रोक लगा दी गई है, लेकिन विपक्ष अभी भी सरकार से अवैध खनन पर रोक लगाने की मांग कर रहा है। गृहमंत्री अमित शाह की हनुमान भक्ति किसी से भी नहीं छिपी है। वो जब भी कहीं जाते हैं, अगर वहाँ हनुमान मंदिर है तो उनके दर्शन जरूर करते हैं। और ऐसा ही कुछ हुआ मध्य प्रदेश के ग्वालियर में, जब वो घंटियों की आवाज सुनकर संकट मोचन मंदिर पहुंच गए। तस्वीरें ग्वालियर के तबेला स्थित हनुमान मंदिर के हैं, जहां पर गृहमंत्री अमित शाह और सीएम मोहन यादव हनुमान की भक्ति में लीन दिखाई दिए। दरअसल अमित शाह मध्य प्रदेश के ग्रोथ समिट 2025 में शामिल होने के लिए ग्वालियर पहुंचे थे। इसी दौरान वो हनुमान मंदिर के सामने से गुजर रहे थे और जैसे ही उन्हें जानकारी लगी, उन्होंने तुरंत काफिला रुकवाकर मंदिर जाने की इच्छा जताई। इसके बाद वो मंदिर पहुंच गए। गृहमंत्री जी आए थे, भारत के गृहमंत्री अमित शाह जी। हालांकि ये बिल्कुल पहला मौका नहीं है। कुछ महीने पहले जब वो असम दौरे पर थे, उस दौरान भी उन्होंने भगवान हनुमान के चरणों में मत्था टेका था। तो वहीं 2024 में मध्य प्रदेश के इंदौर दौरे के दौरान भी पीतेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की थी। बिहार की राजनीति का पावर सेंटर अब बदल गया है। 10 सर्कुलर रोड से लालू परिवार ने अपना सरकारी आवास खाली कर दिया है। गुरुवार को देर रात राबड़ी आवास से सामानों की शिफ्टिंग की गई और छोटी छोटी कई गाड़ियों से सामानों को निकलता देखा गया। इन गाड़ियों से सामान को गोला रोड मौजूद गौशाला में शिफ्ट किया गया। इसके बाद इन सामानों को दूसरी जगह भेजा जाएगा। छोटी गाड़ियों से पौधे और गार्डन के कई सामान निकलने की तस्वीरें आ गई हैं। ये शिफ्टिंग ऐसे वक्त हो रही है जब आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव दिल्ली में हैं, तेजस्वी भी बाहर हैं। हालांकि आरजेडी की तरफ से फिलहाल सामान शिफ्ट किए जाने को लेकर कुछ कंफर्म नहीं किया गया। वहीं बीजेपी ने रात के अंधेरे में सामान शिफ्ट करने को लेकर सवाल उठाए। पूछ लिया कि ऐसा क्या सामान था जो कि आधी रात को ही शिफ्ट करना पड़ा। आपको बता दें कि 20 साल के बाद लालू परिवार को सरकारी आवास खाली करने का नोटिस मिला। 1 महीने पहले 25 नवंबर को बिहार भवन निर्माण विभाग ने ये नोटिस भेजा था। उत्तर प्रदेश बीजेपी में अंदर खाने बड़ा बवाल मचा हुआ है। ब्राह्मण विधायक की बैठक पर पार्टी ने संज्ञान लिया और इस पर कड़ी नाराजगी जताई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने ऐसे लोगों को नसीहत भी दी है और नेताओं को इस तरह की गतिविधियों से दूर रहने की भी हिदायत दी है। प्रदेश के अध्यक्ष पंकज चौधरी ने साफ कहा है कि इस तरह की गतिविधियां बीजेपी की सोच और कार्यशैली से बिल्कुल मेल नहीं खाती। बीजेपी किसी परिवार, धर्म या जाति के नाम पर राजनीति नहीं करती। जनप्रतिनिधियों का ऐसे नकारात्मक नैरेटिव से बचना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश में बदलते राजनीतिक हालात में जाति की राजनीति करने वाली पार्टियों की जमीन कमजोर हो रही है। दरअसल हाल ही में विधानसभा सत्र के दौरान बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां विशेष भोज और उसमें समाज को लेकर चर्चा हुई थी। इसी पर पार्टी ने संज्ञान लिया है।
इस मामले में संबंधित जनप्रतिनिधियों से बातचीत की गई और उन्हें सतर्क रहने के लिए कहा गया। और देखिए, ठीक 5 दिन के बाद 2025 चला जाएगा और 2026 आ जाएगा। साथ ही चुनाव की तैयारियां भी होने लगेंगी, जिसमें सभी राजनीतिक पार्टियां मिशन 2027 के लिए रणनीति तैयार करके अपने अपने सत्ता तक पहुंचने का रास्ता भी तलाशेंगी। 2027 का चुनाव कई मायनों में खास है, क्योंकि बीजेपी जीत की हैट्रिक लगाना चाहेगी, अखिलेश फिर से सत्ता में आना चाहते हैं, तो बीएसपी अपनी खोई हुई जमीन को पाने की कोशिश करेगी और कांग्रेस फिर से वो सम्मान हासिल करना चाहेगी जो करीब 5 दशक पहले था। 2027 का चुनाव बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि तीसरी बार जीत हासिल करना वो चाहती है और पंचायत चुनाव में पार्टी की तैयारियों का भी इससे पता चलेगा। तो अखिलेश इस बार पीडीए के भरोसे एक बार फिर से सत्ता का स्वाद चखना चाहते हैं, लेकिन 2026 में सबसे बड़ी चुनौती मायावती के लिए है। पार्टी में कोई दूसरा बड़ा नेता नहीं है, ये 2007 से सत्ता से बाहर है। ऐसे में चुनौती कांग्रेस के लिए भी कम नहीं, क्योंकि 1967 के बाद से कांग्रेस यूपी में हाशिए पर है। ऐसे में अगर 2027 में सत्ता की कुर्सी पर काबिज होना है, तो 2026 में तैयारी और मेहनत दोनों की बेजोड़ यहाँ पर कोशिश करनी होगी। दिल्ली में गंभीर वायु प्रदूषण के बीच सियासत अब दम घुट रहा है। आम आदमी पार्टी और दिल्ली के उपराज्यपाल के बीच राजनीतिक टकराव तेज हो गया। इस बीच आपको बता दें, आपने एक पोस्टर भी जारी कर दिया है, एलजी पर सीधे तौर पर निशाना साधा है और दिल्ली के उपराज्यपाल को गुजनी बताते हुए एक पोस्टर भी शेयर किया गया। लिखा कि एलजी की याददाश्त चली गई है। साथ ही तंज भरे लहजे में आपने पोस्ट करके एलजी को गलत व्यक्ति को पत्र लिखने वाला बताया। सोशल मीडिया पर बताया गया कि प्रदूषण पर उपराज्यपाल ने केजरीवाल को पत्र लिखा है। इस प्रदूषण ने एलजी की मेमोरी पर असर डाला है। दरअसल हाल ही में उपराज्यपाल ने केजरीवाल को एक पत्र लिखकर 11 साल में दिल्ली की हालत पर उनकी आलोचना की है और साथ ही उन पर लापरवाही का आरोप भी लगाया था। इसी पर आम आदमी पार्टी ने अब उपराज्यपाल पर निशाना साधा है और इस पर बीजेपी ने भी इसका करारा जवाब दिया है। दिल्ली को बर्बाद करने के बाद, दिल्ली में करारी हार के बाद अगर कोई दिल्ली को भूला है तो वो अरविंद केजरीवाल है। तो गजनी का चरित्र अरविंद केजरीवाल के लिए सूट करता है। तो वहीं दिल्ली प्रदूषण पर सेंटा का वीडियो बनाने पर सौरभ भारद्वाज समेत आपके 3 नेताओं पर एफआईआर दर्ज की गई। तो ये बिहार के पूर्णिया में क्रिसमस के दिन 19 परिवारों ने ईसाई धर्म छोड़कर हिंदू धर्म में वापसी की। सभी ने 1 दशक पहले ईसाई धर्म अपना लिया था, जिसकी वजह से आपको बता दें, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान इनकी घर वापसी कराई गई। हवन हो रहा है, मंत्र पढ़े जा रहे हैं और सैकड़ों लोग जमीन पर बैठे इस हवन में पूजा कर रहे हैं और हवन में आहुति दे रहे हैं। दरअसल ये वही 108 लोग हैं जिन्होंने करीब 10 से 12 साल पहले ईसाई धर्म अपना लिया था, जिसकी घर वापसी के लिए इस धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया गया। लेकिन घर वापस आए लोगों ने आरोप लगाया कि उन्हें डरा धमकाकर उनका धर्म परिवर्तित करवाया गया था। तो हमको मारने का धमकी दिया, बोले बांस लेके मारेंगे, तलवार लेके बोले काट देंगे। इसके साथ ही हिंदू धर्म में वापस आए लोगों ने ये भी कहा कि उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, तो उन्होंने स्वेच्छा से घर वापसी का फैसला लिया। लेकिन जिस तरह से 100 से ज्यादा लोगों ने घर वापसी की है, उससे समाज को एक बड़ा संदेश मिल गया है। और अब बात पंजाब के मोहाली की, जहां पर मस्जिद और आसपास की जमीन पर निर्माण को लेकर वक्फ बोर्ड और इंतजामिया वेलफेयर कमेटी आमने सामने आ गए हैं, जिसके बाद विरोध और भी ज्यादा बढ़ गया है। अब तो जमकर नारेबाजी भी हो रही है। इंचार्ज वक्फ बोर्ड पंजाब। ये विरोध मोहाली के सेक्टर 109 में मस्जिद आयशा और आसपास की जमीन के कंस्ट्रक्शन को लेकर है। इंतजामिया कमेटी ने आरोप लगाया है कि कब्रिस्तान की जगह को फिर से बांटने या उस पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਕਬਰਸਤਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਫਨ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। कमेटी के मुताबिक 2022 में वक्फ बोर्ड ने 500 स्क्वायर यार्ड जमीन रिजर्व की थी, जिस पर तकरीबन 50 लाख रुपए की लागत से मस्जिद बनाई गई थी। 19 दिसंबर 2025 को भी ये आरोप लगे कि वक्फ बोर्ड के अधिकारी मस्जिद में आए और कमेटी को भंग करने की बात की। तो वहीं इन आरोपों के बाद इलाके में तनाव का माहौल है, तो वहीं कमेटी ने विरोध की चेतावनी दी है। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद छिपा बैठा आसिम मुनीर सबके सामने तो आ गया है, लेकिन उसका खौफ अब भी बिल्कुल खत्म नहीं हुआ। सीडीएफ बनते ही अल्लाह अल्लाह चिल्लाने वाला मुनीर को शायद ऊपर वाले पर भी भरोसा नहीं है, इसलिए तो वो बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर लगातार घूम रहा है। आसिम मुनीर भले ही पाकिस्तान का सबसे शक्तिशाली इंसान बन बैठा हो, लेकिन उसके जहन में डर अब भी है, डर अपनी जान का, और उसके इस डर की गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। भले ही वो ऊपर सीडीएफ की पहनता है, लेकिन अंदर बुलेट प्रूफ जैकेट भी है। इन तस्वीरों को देखिए, जैकेट की सिलवटें अलग ही वर्दी पर उभरती दिख रही हैं।
मुनीर के इस डर का खुलासा पूर्व पीएम इमरान खान के पूर्व सलाहकार मिर्जा शहजाद ने भी किया है। जब उन्होंने मुनीर को डरपोक और कायर कहा तो ब्रिटेन में उन पर हमला हुआ, जिसमें उनकी नाक और जबड़ा भी टूट गया। मुनीर की बुलेट प्रूफ जैकेट वाला डर को लेकर उनका वीडियो भी सामने आ गया है। शहजाद आसिम मुनीर का आलोचक रहा है और एक बार फिर से मुल्ला मुनीर की पोल खोल दी है। चाइनीज सामान के बारे में कहा जाता है कि चले तो चांद तक, नहीं तो रात तक। और ऐसा ही थाईलैंड कंबोडिया में जारी युद्ध के दौरान भी हुआ, जहां पर चाइना मेड रॉकेट लॉन्चिंग के दौरान ही फट गया, जिससे 8 कंबोडियाई सैनिकों की मौत की जानकारी है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान चीनी हथियारों से भारत को हराने चला था, लेकिन भारत ने चाइनीज हथियारों का ऐसा हश्र किया कि ना तो पाकिस्तान भूल पाएगा और ना ही चीन। और अब चीनी हथियारों की एक बार फिर से भद पिटती दिख रही है। दरअसल कंबोडिया थाईलैंड बॉर्डर के पास कंबोडियाई सेना थाईलैंड पर चीनी निर्मित MLRS टाइप 90B रॉकेट लॉन्च कर रही है। 2 से 3 रॉकेट फायर होने के बाद लॉन्चिंग व्हीकल ही पलट गया और रॉकेट लॉन्चर फट गया, जिसमें 8 कंबोडियाई सैनिक की मौत हो गई। इस हादसे के बाद वहां चीख पुकार मच गई। मौके पर मौजूद कई सैनिकों ने भागकर अपनी जान बचाई। अमेरिका ने क्रिसमस की देर रात नाइजीरिया पर बड़ा हमला किया है, जिसमें आतंकी संगठन ISIS के ठिकानों को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया। इस एयर स्ट्राइक में ISIS के उन आतंकियों को भी निशाना बनाया गया जिन्होंने कई ईसाइयों की बेरहमी से हत्या की थी। अमेरिका ने यहां हमला करके ये बता दिया कि अगर किसी भी अमेरिकी की हत्या करोगे तो अंजाम कुछ ऐसा ही होगा। इसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके इसकी जानकारी दी और लिखा कि ये संगठन लंबे समय से निर्दोष ईसाइयों की हत्या कर रहा है। इस ऑपरेशन में अमेरिकी सेना ने कई परफेक्ट स्ट्राइक की। कट्टर इस्लामी आतंकवाद को पनपने नहीं देंगे, सभी को क्रिसमस की बधाई। मारे गए आतंकियों को भी। अगर ईसाइयों की हत्याएं जारी रही तो आगे भी आतंकी मारे जाएंगे। ये हमले नौसेना के एक जहाज से दागी गई दर्जन से ज्यादा टॉमहॉक क्रूज मिसाइलों से किए गए। आपको ये बता दें कि नाइजीरिया में जनवरी से 10 अगस्त तक धार्मिक हिंसा बढ़ने की वजह से 7000 से ज्यादा ईसाइयों की हत्या कर दी गई है। 10 नवंबर को देश की राजधानी दिल्ली आतंकी हमले से दहल गई थी और एक बार फिर से दहशतगर्द हमलों को अंजाम देने की फिराक में है। लेकिन इस इनपुट के बाद पुलिस अलर्ट मोड पर है। सुरक्षा घेरा ऐसा है कि अब कोई भी परिंदा पर नहीं मार पाएगा। 4 दिन बाद नए साल का जश्न मनाया जाएगा और उसी जश्न में खलल डालने की कोशिश में आतंकी लगे हुए हैं। दिल्ली पुलिस को ये इनपुट मिला है कि आतंकी नए साल पर आतंकी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। ऐसे में दिल्ली को अभेद्य किले में तब्दील कर दिया गया है। लाल किले के सामने चेक पोस्ट कमांडो तैनात है। डॉग स्क्वाड की टीम अलर्ट मोड पर है, तो वहीं बम डिटेक्टर और मेटल डिटेक्टर से जाँच की जा रही है। की यही कोशिश है कि किसी भी तरीके से जो आतंकी हैं वो अपने मंसूबों में यहाँ पर कामयाब ना हो पाए, उसको लेकर के यहाँ पर डॉग स्क्वाड है वो भी पुलिस का लगातार यहाँ पर काम कर रहा है। दिल्ली का ये वही इलाका है जहाँ कुछ दिन पहले आतंकी ने कई मासूमों की जान ले ली थी, लेकिन अब पुलिस ने इस पूरे इलाके की निगरानी शुरू कर दी है और आतंकी जो कि नापाक मंसूबों में लगे हैं वो कभी इसमें कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो वहीं देखिए, पुलिस के साथ मारपीट और बदसलूकी करने वाले बदमाशों को यूपी की शाहजहां पुलिस ने ऐसा सबक सिखाया है कि अब वो बदमाश माफी मांग रहे हैं और लंगड़ाते हुए बोल रहे हैं कि दोबारा सपने में भी ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आज के बाद पुलिस से कभी बदतमीजी नहीं करेंगे। आज के बाद पुलिस से बदतमीजी नहीं करेंगे। आज के बाद पुलिस से कभी बदतमीजी नहीं करेंगे। आज से कुछ दिन पहले मुंह से गाली निकल रही थी, लाठी डंडे चल रहे थे और धमकी दे रहे थे, लेकिन खाकी की खातिरदारी में सारी हेकड़ी निकल गई और ये बदमाश माफी मांग रहे हैं। आज के बाद कभी पुलिस से बदतमीजी नहीं करेंगे। लेकिन ये नौबत आखिर क्यों आई, ये वीडियो भी देख लीजिए। इन्हीं दोनों युवकों ने अपने साथियों के साथ मिलकर सबसे पहले बीजेपी के महानगर उपाध्यक्ष पर यहाँ हमला कर दिया था। इसके बाद मौके पर पहुंचे सिपाही को पीटा था और बदसलूकी की थी, जिसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर इन दबंगों को पकड़ा और फिर जो खातिरदारी हुई उसके बाद जो तस्वीरें सामने आई वो कई लोग देख चुके हैं। आज के बाद कभी पुलिस से बदतमीजी नहीं करेंगे। तो वहीं पुलिस की इस कार्रवाई ने ये भी बता दिया कि अगर यूपी में रहना है तो कानून के दायरे में रहना होगा। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में पीएम मोदी के कार्यक्रम के बाद जो हुआ उसने पूरे ही शहर को शर्मसार कर दिया है। राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल के उद्घाटन होते ही लखनऊ की जनता चोर बन गई और गमलों पर अपना हाथ साफ कर दिया। असली तमाशा तो सूरज ढलने के बाद शुरू हुआ। उद्घाटन स्थल के बाहरी रास्तों को सजाने के लिए खूबसूरत फूलों के गमले लखनऊ वासियों के निशाने पर आ गए, उन्हें चोरी करने लग गए। वीडियो में साफ नजर आ रहा है लोग अपनी स्कूटी बाइक पर गमलों को ले जा रहे हैं। देखिए कितनी बेशर्मी से ये महिला हंसते हुए गमले उठाती है और चली जाती है। रात को ये गमले चोरी कर रहे थे। हैरानी की बात यह कि लोग सुबह भी गाड़ियों में सवार होकर प्रेरणा स्थल पहुंच गए, बिना डर संकोच के सार्वजनिक संपत्ति को अपना समझकर घर ले जाने लगे।
गमले के साथ पीएम मोदी और सीएम योगी के कटआउट्स भी लोग अपने कंधे पर लाद कर ले जाते दिखे। तो वहीं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। एएमयू कैंपस में कंप्यूटर टीचर राव दानिश की गोली मारकर हत्या कर दी गई और अब इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है। घटना अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कैनेडी हॉल के सामने की है। एबीके हाई स्कूल में कंप्यूटर शिक्षक के पद पर कार्यरत राव दानिश कैंपस में टहल रहे थे, तभी एक हमलावर ने उन पर फायरिंग कर दी। सीसीटीवी फुटेज में बिल्कुल साफ दिख रहा है कि पहली गोली चलते ही उनके साथ मौजूद व्यक्ति और आसपास के लोग घबराकर भागने लगते हैं। हमलावर ने बेहद नजदीक से लगातार करीब 6 गोलियां चलाई, जिसके बाद राव दानिश जमीन पर गिर गए और हमलावर मौत की पुष्टि करने के बाद मौके से फरार हो गया। एएमयू जैसे संवेदनशील संस्थान में हुई इस घटना ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। सवाल यही है कि आखिर हमलावर कौन था और उसकी मंशा क्या थी। पुलिस जांच के बाद ये सब कुछ अब सामने आ पाएगा। और अब बात करते हैं महाराष्ट्र के पुणे की, जहां पर पुलिस ने अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। देखिए, पुलिस की टीम ने शराब कारोबारी के एक ठिकाने पर छापेमारी करके न केवल भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त की है, बल्कि घर की अलमारी से 1 करोड़ से ज्यादा रुपए भी बरामद किए हैं। जमीन पर नोटों का अंबार लगा हुआ है। 100, 200, 500 के नोटों से जमीन भर गई है। ऐसा लग रहा है कि किसी ने कुबेर का खजाना खोल दिया हो। एक घर में इतना बेहिसाब कैश देखकर पुलिस भी चौंक गई है। नोट गिनने के लिए मशीन लगाई गई है। चेकिंग के दौरान बार बार एक महिला रो रही है। नोटों की संख्या इतनी ज्यादा कि मशीन से गिनती करने में समय लगने लगा, तो पुलिस की पूरी टीम ही नोटों को गिनने लग गई। काले कारोबार की काली कमाई देखिए। जमीन पर नोट, बेड पर नोट, पूरे कमरे में नोट ही नोट। और अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, जहां के एक बैंक में आपको बता दें हजारों निवेशकों का पैसा फंस गया, जिसके विरोध में लोगों ने सड़क पर उतरकर जमकर प्रदर्शन किया। निवेशकों ने बड़ा आरोप लगाया है कि बैंक पैसे देने के बजाय लगातार बहाना बना रहा है। यही वजह है कि निवेशकों ने बैंक के खिलाफ प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। चोरों को फांसी दो, बैंक के लुटेरों को। इस दौरान निवेशकों के हाथों में पोस्टर बैनर नजर आए, जिसमें हमारा पैसा वापस दो, हम भीख नहीं पैसे मांग रहे हैं, ये लिखा हुआ नजर आया। हमारा पैसा रिलीज करो, हमारा पैसा रिलीज करो। बैंक में 22,000 लोगों ने अकाउंट खुलवाए थे। 9 महीने से निवेशक पैसा नहीं निकाल पा रहे। 22,000 जो खाताधारक जो जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में रहते हैं, उन्होंने अपने फिक्स डिपॉजिट अकाउंट और रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट जो हैं वो इस बैंक में यहाँ पर खुलवाए थे। बैंक से पैसे नहीं निकालने पर लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एस्कार्ट बैंक जम्मू कश्मीर सरकार के अंतर्गत आती है। यही वजह है कि लोग अब्दुल्ला सरकार से हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं। और देखिए, ट्रेन में सफर करना आज से महंगा हो गया है। लंबी दूरी की यात्रा करने वालों के लिए किराए में मामूली बढ़ोतरी की गई है। साधारण क्लास की अगर बात करें तो 215 किलोमीटर की सफर करते हैं तो आपको बढ़ी हुई राशि देने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन इससे अधिक की दूरी पर यात्रा करने वालों पर प्रति किलोमीटर 1 पैसा ज्यादा लगेगा। मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों के नॉन एसी कोचों और सभी एसी क्लास में प्रति किलोमीटर 2 पैसे की बढ़ोतरी की गई है, यानी कि 500 किलोमीटर की नॉन एसी यात्रा पर केवल 10 रुपए ही बढ़ेंगे। हालांकि लोकल ट्रेनों और छोटी दूरी की यात्रा करने वालों के किराए में कोई भी बढ़ोतरी नहीं की गई है। इस बदलाव से रेलवे को चालू वर्ष में आपको बता दें तकरीबन 600 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व मिलने की बड़ी उम्मीद जताई जा रही है। तो ये इस साल यात्री किराए में दूसरी बार बढ़ोतरी है। इससे पहले जुलाई में भी किराए में बढ़ोतरी की गई थी। तो वही इस मामले में लोगों ने क्या कुछ कहा, अब सीधे सुनते हैं। यात्रा आज से महंगी हो गई है और देखेंगे कि इसका असर सबसे ज़्यादा जो 215 किलोमीटर से ऊपर की लंबी यात्रा करते हैं उनके जेब पर इसका असर पड़ने वाला है। देखेंगे कि नई किराया सूची भी आज सामने आई है, जिसमें ये बताया गया है कि 215 किलोमीटर तक की यात्रा करने वाले यात्री जो है उनके लिए किसी भी तरह का किराया नहीं बढ़ाया गया है। स्टूडेंट्स रहते हैं, फार्मर्स रहते हैं, सबके लिए अब पॉसिबल नहीं रहता है कि इतना ट्रेवलिंग चार्ज देना पड़े उसके लिए। अब ज़्यादातर लोग तो ट्रेवल ट्रेन से ही करते हैं। तो उत्तर प्रदेश में शिक्षा अधिकारी का एक आदेश सुर्खियों में है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि शिक्षक अब पढ़ाने के साथ साथ आवारा कुत्तों की गिनती भी करेंगे। इस आदेश के जारी होने के साथ ही शिक्षक संगठनों में इस वक्त आक्रोश है। मतलब बिल्कुल साफ है कि स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के बाद टीचर बाकायदा सड़कों पर डंडा लेकर निकलेंगे, फिर एक कुत्तों की गिनती करेंगे। इस काम से शिक्षकों की पहचान अब डॉग ट्रैकर के रूप में भी होगी। बीएसए के आदेश में क्या है,
मुख्य रूप से रायबरेली और अलीगढ़ में बीएसए ने दिसंबर 2025 में जारी किया प्राथमिक स्कूल शिक्षकों को कुत्तों की संख्या गिनकर ठिकाने बताकर रिपोर्ट देनी थी। यह आदेश सुप्रीम कोर्ट के 7 नवंबर 2025 के निर्देश के अनुपालन में जारी किया गया, जिसमें स्कूलों, अस्पतालों और सार्वजनिक जगहों से आवारा कुत्तों को हटाने, स्टेरिलाइजेशन और शेल्टर में शिफ्ट करने के आदेश है। बीएसए के इस आदेश की वजह से शिक्षकों में भारी रोष है। उन्होंने आर पार की लड़ाई की चेतावनी दी है। क्या आप कुत्ते कब गिनेंगे आप लोग? वो बच्चा क्या आदर्श लेकर जाएगा जब बड़ा होगा?